आज मैं जब गैलरी में थी पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि सत्ता पक्ष ने अब मन में बना लिया है कि अब वो विपक्षी भूमिका निभाने वाले हैं। जिस तरीके से आग बबूला हो रहे थे हर स्टेटमेंट में, और हिंदू धर्म के बारे में जब बात आई, वो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। एक तो नड्डा जी किस मुंह से आरएसएस का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने ही एक पब्लिक इंटरव्यू दिया ना कि हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़े हो गए हैं। आदाब, नमस्कार। हम सोशल मीडिया पर बहुत ये चर्चा देख रहे हैं राहुल गांधी के बयान पर, जो हिंदुत्व को लेकर के छिड़ गई है। वो भगवान शिव की तस्वीर लेकर के सामने आए। उन्होंने फिर बोला कि जो हिंदू हैं, हिंसा को लेकर उनका बयान। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो आम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, वो बीजेपी के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और जिसको लेकर के बीजेपी दाना पानी लेकर के चढ़ गई है। वो ये कह रही है कि राहुल गांधी हिंदुत्व विरोधी हैं, जबकि राहुल गांधी की पार्टी, राहुल गांधी ने भी वो सदन में कहा, वो यही कहा कि वो बीजेपी के हिंदुत्व की बात कर रहे थे, ना कि आम लोगों की। और भी बहुत मसले इस पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से। प्रियंका, थैंक यू सो वेरी मच। आज आपने भी वो स्पीच देखी गैलरी से, और उसको लेकर के बीजेपी अस्त्र शस्त्र जो है वो लेकर के राहुल गांधी पर चढ़ गई है। और हिंदुत्व की बात है तो आपसे बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती उस पर बात करने के लिए। आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, आज मैं जब गैलरी में थी पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि सत्ता पक्ष ने अब मन में बना लिया है कि अब वो विपक्षी भूमिका निभाने वाले हैं। यानी वो जानते हैं कि अब उनके डेज नंबर्ड हैं। जिस तरीके से आग बबूला हो रहे थे हर स्टेटमेंट में, और हिंदू धर्म के बारे में जब बात आई, वो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस कोई हिंदू धर्म को लेकर वो बॉडीगार्ड्स नहीं हैं कि गार्ड करेंगे कि कौन सही हिंदू कौन नकली हिंदू। वो ये कह रहे थे, और ये खास करके ये हम भी, उद्धव साहब भी कहते रहते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है वो सेवा, भाईचारा और देश को सबसे ऊपर रखने का है। इनका जो हिंदू धर्म बन चुका है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के कार्यकाल में, वो ये हो गया है चुनावी हिंदू, राजनीतिक हिंदू, जहाँ पे हम राजनीति को हिंदू धर्म से जोड़कर अपने राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम करें। इनका भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, कितनी इस पे राजनीति हुई या नहीं हुई? शिवसेना, जो खुद बाला साहेब ठाकरे जी चाहते थे वहाँ पर मंदिर बने, आपने शिवसेना को ही उससे दूर रखा। जो आमंत्रण भी गए थे, वो आमंत्रण उस हिसाब से गए थे कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कौन उनके विरोध में है। इस तरीके से तो आमंत्रण गए थे। तो आज वहीं की जनता ने, अयोध्या की जनता ने इनको सबक सिखाया, वहाँ से उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हराया है। तो जनता भी जान रही है कि राहुल गांधी किसके बारे में बोल रहे थे। आज एक और चीज़ कहूँगी, हमारा जो धर्म है भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ये सब सिखाता है, इंक्लूसिवनेस सिखाता है। एकमात्र देश होगा, भारतवर्ष होगा, जिसने 4 धर्मों को जन्म दिया है। ये हमारी धर्म की, मैं कहती हूँ, एक मजबूती है। हम सशक्त हैं, हमें अपने आप में आत्मविश्वास है कि हमारे धर्म को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। इन्होंने ये फियर भर कर कि हमारे धर्म को ख़त्म करना है, धर्म को ख़त्म करना। अरे, ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया होगा, मुगलों ने ट्राई किया होगा, कभी नहीं ख़त्म हुआ, तो तुम्हारे कहने से क्या ख़त्म होगा? तो ये अंतर है उनकी सोच में और हमारी सोच में। लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर बात करने की क्या ज़रूरत है, आप भगवान शिव की तस्वीर लेके गए, ये तो बीजेपी के पिच पर जाकर खेलने जैसा हो गया है। ये भी चर्चा हो रही है कि आप हिंदुत्व के एजेंडे में क्यों जाते हैं, तो बीजेपी का एजेंडा है। उनके पिच में जाएंगे, अपनी तरीके से बैटिंग करेंगे और जीत कर आएंगे। क्योंकि इन लोगों ने जो अपने आप को, जो उन्होंने बना लिया कि हम ही बात कर सकते हैं इस धर्म की, और हम एक झूठा नैरेटिव ऑफ हिंदुइज्म करेंगे, वो हम होने नहीं देंगे। हम भी एक हिंदू पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है। हमने, हमारी पूरी राजनीति उस पर रही है। मैं अभी भी गर्व से कहती हूँ कि हाँ, भगवान श्री राम के मंदिर में हमारा योगदान रहा है। पर आप ये कहेंगे कि भगवान श्री राम का मंदिर आपने बनाया? नहीं। हिंदुओं में इतनी टॉलरेंस थी कि उन्होंने लीगल प्रोसेस को अपनाकर वो जंग जीती है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये 500 साल का इतिहास है, जो पूर्ण विराम जो लगा है सुप्रीम कोर्ट ने लीगली दिया है। तो उसका आप क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश करें? तो हम क्यों नहीं बात करेंगे? अगर आप एक झूठा प्रचार कर रहे हैं हमारे धर्म के बारे में, हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस धर्म की रक्षा करें और जनता को अवगत करें कि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता आपस में विवाद करना, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि आप मंगलसूत्र, तुम्हारे पैसे खींच लेंगे, मटन, मच्छी, मुजरा फुजरा सब अपनी राजनीति में लाएं।
तो इसलिए अब समय आ गया है कि अगर वो सोचते हैं कि ये इनकी पिच है तो उसका बदलाव हम अपनी पिच में करें। अच्छा, आप तो चूंकि राज्यसभा में हैं, तो वो लास्ट सेशन राज्यसभा का और इस सेशन में जो आप देख रहे हैं राज्यसभा या लोकसभा पार्लियामेंट, कितना डिफरेंट है, क्या एनर्जी देख रही हैं आप? मैं बताऊं, जब हम प्रोटेस्ट करते थे महात्मा गांधी स्टैच्यू के सामने, वो भी अब हटा दी गई है। एक जगह एक जैसे एक सुपरमार्केट बना दिया है, वहीं पे सबको रख दिया है कि आपको आना है, वहीं पे ओबीसांस डे। पहले एक महत्व था। महात्मा गांधी जैसे पार्लियामेंट से निकलते हैं, महात्मा गांधी के जो विश्वास है, जो उनके आइडियल्स हैं, वो बार बार आपको याद दिलाता था। कोई भी जब पार्लियामेंट के मेन गेट से निकलता था, महात्मा गांधी दिखते थे, आपको याद दिलाते थे कि आपका धर्म क्या है, देश के प्रति प्रेम क्या है, और वही आपने हटाकर वहाँ से हटा दिया। तो हम जब जाते थे तो ये लोग ऐसे दिखाते थे कि अरे आप लोग 40-50 लोग विपक्ष है। आज अहंकार से बात करते थे। और आज जब वो विपक्ष आकर खड़ा होता है पार्लियामेंट में, और खास करके मैंने लोकसभा में देखा है कि लोकसभा की बल संख्या बढ़ी है तो हमारा खुद का बल राज्यसभा में बढ़ा है। तो हम लोग भी अब डटकर लड़ाई करते हैं जितना हमसे हो सकता है मजबूती से। आंकड़े हमारे खिलाफ हैं, लोकसभा में भी आंकड़े ऑलमोस्ट नेक टू नेक है बीजेपी के, और हमारे बाकी सारे अलायंस पार्टनर्स हैं बीजेपी के। तो उससे एक मजबूती बनी है विपक्ष में। और अगर आपने पूरा इलेक्शन देखा होगा, इलेक्शन में इंडिया अलायंस ने जिस मजबूती से एक दूसरे का सहारा बनकर लड़ाई लड़ी है, वही अब आपको पार्लियामेंट में दिख रही है, द यूनिटी। एंड आई थिंक दैट इज़ द कोर आइडिया। के उस कोर आइडिया के साथ अगर हम एक साथ एकत्रित बने रहे और लार्जर कॉज के लिए लड़ते रहे, तो ये जीत हमारी पक्की है। पार्लियामेंट पर ही बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि राज्यसभा में जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं और वो सभापति भी हैं, वो आज जब चर्चा में खरगे साहब ने आरएसएस के या तमाम चीज़ों के बारे में बात की, वो भी बोलने लगे कि आरएसएस को आप क्यों ला रहे हैं बीच में, थोड़ा आरएसएस को डिफेंड करते हुए नजर आए। राज्यसभा में आप क्या देख रही हैं कि जिस तरीके से नीट को लेकर के चर्चा करना चाह रही हैं, चाह रहा है विपक्ष, आज भी मुझे लग रहा है खरगे साहब ने उस बारे में बात की है, नड्डा साहब ने भी फिर अपनी आपत्ति जाहिर कराई कि आप आरएसएस के बारे में कैसे बोल सकते हैं, और काफ़ी गुस्सा भी हो जाते हैं धनखड़ साहब। मुझे लग रहा है कि उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, एक तो नड्डा जी किस मुंह से आरएसएस का बचाव कर रहे हैं? उन्होंने ही एक पब्लिक इंटरव्यू दिया ना की जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमें आरएसएस से कोई लेना देना नहीं। उसका जवाब मिला ना मोहन भागवत से, उनको तो अब तो करना पड़ेगा नहीं, आप जवाब दीजिए, सवाल करिए। आपने पब्लिकली आरएसएस को कम में आंकने का काम किया, वो आपकी मदरशिप थी। आपने जैसे मदरशिप को अबैंडन इन्होंने ही नहीं किया, बीजेपी ने ही नहीं किया, एक और मदरशिप को अबैंडन किया कि मुझे तो लगता ही नहीं मैं बायोलॉजिकल हूँ। ये एक माता का अपमान होता है। एक माँ 9 महीने आपको कोख में पालती है, ठीक है, आपके मन में देश के प्रति सेवा भाव होगा, पर वो सेवा भाव भी वो माँ ने ही अपने कोख में रखकर आपको 9 महीने दिया है। आपने कह दिया मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरा तो अवतार ही सीधा ऊपर से हुआ है। तो अब नड्डा जी कहें तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है जब आरएसएस को डिफेंड करते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि चेयर की तरफ से ये आता है कि आप लोग कंट्रोल में रहकर बात करिए, संयम रखकर बात करिए, पर वही संयम अगर सत्ता पक्ष को भी याद दिलाया जाए, जिस तरीके से बार बार एलओपी को लोकसभा में तो इंटरप्ट कर ही रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी जी एलओपी बनकर आए हैं, 10 साल के बाद एक एलओपी बना है और वो भी राहुल गांधी जी बने हैं, तो उनको आपत्ति तो हो ही रही होगी, खलबली तो मची हुई है। पर वहाँ पे भी राज्यसभा में भी हम देख रहे थे, एवरी स्टेटमेंट के बाद आपत्ति आ रही थी। तो कैसे चल सकता है ना, कभी अगर वहाँ से नहीं आती है तो चेयर से आती है। तो ये थोड़ा ये इशू है, और मुझे लगता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा मन बनाया है कि दिखाएं कि ऑल इज वेल, कि जनता ने तीसरी बार मैंडेट हमें ही दिया है। तीसरी बार नहीं दिया है आपको, 240 का मैंडेट दिया है। बाकी आप लेकिन आपके विपक्ष से तो सबसे ज्यादा है नहीं, विपक्ष से ज्यादा है, मैं मानती हूँ, पर ये भी आंकलन बदल सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जनता ने आपको 303 दिया था 2019 में, आप 400 का दावा कर पार्लियामेंट के ही प्रेमाइसेस में राज्यसभा में कहा था 400 लेकर आएंगे, 370 भाजपा लाएगी और वो एनडीए जो लाएगा कहा था मोदी जी ने, राज्यसभा में ही कहा था। और आज जब वो राज्यसभा में आते होंगे, उनको लगता नहीं होगा कि क्या हमने वादा किया, जनता ने आपको सिखाया है ना। तो यही बार बार इंटरप्ट कर यही विपक्ष की आवाज़ चुप कर यही विपक्ष को बार बार कहना कि नहीं हम आपको ये नहीं बोलने देंगे, ऑथेंटिकेट करो, और सत्ता पक्ष के साथ लीनियंट रहना। तो जनता ने देखा है अब, और मैं कहूँ चलिए लोकसभा चुनाव में तो ऑलमोस्ट क्लोज आ गए, राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें जनता अब ये भूल नहीं करेगी कि बीजेपी को मैंडेट दे। महाराष्ट्र पे आऊँगा, सबसे पहले एक और सवाल है कि
नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं 1 जुलाई से, उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है, चाहे वो 90 डेज़ का हिरासत में रखने वाला कानून हो, और इसके अलावा हम काफ़ी स्टेटमेंट सुन रहे थे कि जब ये कानून पास हुआ 146 एमपी बाहर थे। आप भी सस्पेंड थे उस वक्त? नहीं, मैं मुझे सरप्राइजिंगली मुझे सस्पेंड नहीं किया था। राज्यसभा में कम सांसदों को किया था, पर उसमें मैं ऑलवेज फर्स्ट ऑन द लिस्ट होती हूँ, उस बार नहीं थी। तो आपने बोला था नहीं, हम लोग बॉयकॉट कर रहे थे क्योंकि जिस तरीके से बुलडोज किया गया। मैं पहले बिफोर कमिंग टू द पार्लियामेंट, आप ये ध्यान रखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस पर चर्चा हुई थी, जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसमें करीब करीब 8 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से शायद पी चिदम्बरम हैं, मनीष तिवारी जी हैं, डेरेक ओब्रायन हैं, उन्होंने लिखित में बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे वो जो सिटीजन्स फ्रीडम और राइट्स होते हैं उसको ट्रैम्पल करेगा। पर उसको बुलडोज कर कोई चेंजेस ना कर उसको पार्लियामेंट में लाया गया। पार्लियामेंट में उस समय पे लाया गया, जैसे आने से पहले जिस दिन इंट्रोड्यूस हुआ है उसी दिन आपने, जो मैं कहूँगी पार्लियामेंट गरिमा का हिस्टोरिकल लो होगा, इतिहास का मैं कहती हूँ एक ऐसा मोमेंट था विच विल शेम अस ऑल। जब बच्चे इतिहास पढ़ेंगे वो कहेंगे कितना शर्मनाक रोल स्पीकर ने निभाया है। 145 एमपीज़ को आपने, वो भी सारे ऑपोजिशन एमपीज़ को आपने बाहर कर दिया सदन के। और उनकी मांग उस समय क्या थी? पार्लियामेंट में हमारी राष्ट्रपति से पहले वहाँ पे लोग घुसाए थे और उन्होंने थोड़ी बात, और वो भी कौन थे? वो थे जो बेरोजगारी से परेशान लोग थे, जो दिक्कतों से इसका सामना, यूएपीए लगा हुआ है, जो वही तो मैं कह रही हूँ। तो हम यही कहें कि अगर आप यूएपीए जैसे कानूनों पे भी अगर हम चर्चा ना कर पाए, 145 एमपीज़ को आपने इस आड़ में आपने सस्पेंड कर दिया, उनको सदन के बाहर रखा और आपने बिल पास कर दिया। हम क्या कह रहे थे कि अभी चलिए चर्चा स्टैंडिंग कमेटी में हुई, आपने दरकिनार की, आपने पार्लियामेंट में होने नहीं दी। क्या ये सही नहीं है कि जब पार्लियामेंट में चुनकर भेजा है इतने सारे सांसदों को, एक बार एक व्यापक चर्चा हो जाए? जो कमियां हैं, कमियां किसको प्रभावित करेगी? पूरे देश को करेगी, और सिर्फ इस आने वाले समय के लिए नहीं, बहुत सालों तक करेगी। 25, 30, 40 साल, पता नहीं कितने और साल, ये 100 साल पुराने लॉज हटाए गए हैं, रिफाइन किए इन द आर्ट ऑफ रिफॉर्मिंग लॉज। ये भी कोई और अब सरकारें आएंगी, वो भी 100 साल लगाएंगी करने में। तो तब 100 साल तक हम लोग कैसे जिए? इन लूपहोल्स को लेकर जिए? तो नहीं किया, मनमानी है, आज लागू कर दिया, उसका खामियाजा देश की जनता भुगतेगी। यही दर्द होता है। अभी आप लोग पार्लियामेंट पर इस पर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों ने अपनी बात भी रखी मीडिया के जरिए, आप क्या उस पर कभी क्या स्थगन प्रस्ताव लाने की बात करेंगे? आप उस पर चर्चा चाहेंगे हाउस में आने वाले टाइम पर? नहीं, देखिए 1 जुलाई से उन्होंने लागू ही कर दिया है। देयर इज नो अदर वे अंटिल अनलेस की सरकार बदले एंड यू ब्रिंग सम कोई व्यापक चेंजेस और रिविजन हो इसमें। पर इस समय पर हम लोग बार बार हर माध्यम से हम ये उठा ही रहे हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब हमारी मुहिम बने कि जनता को जागरूक करें। जनता को ये जानना चाहिए कि लॉ की आड़ में, रिफॉर्म की आड़ में किस तरीके से कंट्रोल होने जा रहा है, मिसयूज़ होने जा रहा है। और ये तो डेमोक्रेसी ख़त्म कैसे होती है जब वो डेमोक्रेटिक टूल्स का ही इस्तेमाल कर डेमोक्रेसी को किल करते हैं। इलेक्शन के आड़ में आप वो करते हैं, हेरा फेरी यहाँ पे होती है। आप बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे एजेंसीज़ हैं, उसका दुरुपयोग कर पॉलिटिकल विच हंट करते हैं। तो डेमोक्रेटिक टूल्स जो डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करनी चाहिए, उसको वीकन कर आप डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो आई थिंक इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एडुकेट द पीपल नाउ। ठीक है, वो कोशिश करेंगे आप लोग। अभी जैसे हम लोग, आपने स्टेट के इलेक्शंस के बारे में बोला, महाराष्ट्र में इलेक्शंस आने वाले हैं, झारखंड में इलेक्शन आने वाले हैं, हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं। आप महाराष्ट्र से हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? अलायंस अभी तक तो बहुत अच्छे से चल रहा है, अब चूंकि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं वहाँ पर, कांग्रेस ने भी अच्छा किया है, एनसीपी ने भी अच्छा किया है, तो सब टिकट बंटवारे में आप लोगों के मनभेद होने वाले हैं। मतभेद भले ही ना हो, मतभेद होने वाले, मनभेद उल्टा कह दिया हमने। वो कैसे आप लोग इंटैक्ट रखेंगे अपना खुद का घर? और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेके कितने कॉन्फिडेंट हैं? तो देखिए, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस जनता का जो विश्वास है और प्रेम है, और हम पे ये बिलीफ है कि जो हुआ गलत हुआ, और जो चल भी रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है, और सत्ता में रहने का जो दुरुपयोग हो रहा है सत्ता के पैसों का, देश टैक्स पेइंग जनता के पैसों का, वो वहाँ की जनता देख रही है। तो ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बार बार हम जब इलेक्शन में जा रहे थे, मुझे याद है जब हमारी पार्टी को तोड़ा गया था, फिर जाकर एनसीपी को भी तोड़ा गया था, ये कहा गया अब तो तुम लोग की स्टोरी ख़त्म, पॉलिटिकल स्टोरी ख़त्म।
सबसे पहला एक लेसन जो मैंने सीखा है, किसी की भी पॉलिटिकल स्टोरी कभी नहीं ख़त्म होती है। गोइंग डाउन डज नॉट मीन यू विल नॉट बाउंस बैक। तो हम लोग उन्होंने सर झुकाकर जो भी हुआ किया, काम करते रहे ग्राउंड पर, और जनता ने वो प्यार विश्वास दिखाया। सेम एनसीपी के साथ हुआ। तो ये अब जो चुनाव होने वाले हैं, येस यू आर राइट कि ऑल थ्री पार्टीज हैव डन वेल, ऑल थ्री पार्टीज हैव प्रूव्ड अ पॉइंट। तो अब सीट्स बंटवारा कैसे होगा, पर हमारा लार्जर कमिटमेंट टू महाराष्ट्र है, हमारा लार्जर कमिटमेंट वहाँ की जनता से है। तो उसमें अगर 19-20 जो भी होता है हो, हर तीन पार्टी को की अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और हर तीनों पार्टी इस तरीके से निर्णय लेंगे जो महाराष्ट्र के लिए सही साबित हो, ना कि अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए। ये उद्धव साहब भी बार बार कहते हैं कि माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू माई स्टेट, और मैं नहीं चाहूँगा कि स्टेट की बर्बादी होता हुआ देख रहा हूँ, अदानी का टोटल कंट्रोल मुंबई में देख रहा हूँ, टोटली टेक ओवर है, लैंड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सब हो, मुंबई वी आर सीइंग दैट राइट। तो हम अपने मुंबईकर को, मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को इस तरीके से नहीं होते हुए देखेंगे। तो वो लड़ाई, हमारी जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र के हित की लड़ाई है। तो इसमें 19-20 कुछ होगा, हम लोग सब उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग जब नज़दीक आएंगे उस पर भी बात करेंगे आपसे। और बाय द वे आज एमएलसी इलेक्शंस भी हम लोग जीते हैं। हाँ, आप लोग एमएलसी इलेक्शन भी जीते हैं, उस पर बात करना रह गया। तो अच्छा है कि विपक्ष की आवाज़ मजबूत हो रही है, और उम्मीद है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। नहीं। विपक्ष में अक्सर जो है लग जाता है कभी कभार कि एरोगेंस भी आ जाता है थोड़ा सा। नहीं, कुछ पक्षों की है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहूँगी। आप जिस तरीके से हंसे, आई गेस यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। पर हम लोग ना जो शिवसेना जो है धरती पुत्र की पार्टी है। धरती से अगर जिस दिन जुड़ाव खत्म हुआ, धरती भी हमें नकारेगी, ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एनसीपी भी महाराष्ट्र की पार्टी है जो महाराष्ट्र के अधिकारों की लड़ाई लड़ चुके हैं, वो जानते हैं, और वो जिम्मेदारी हमारा तीसरा पक्ष भी समझेगा कि हमें सर नीचे झुकाकर जनता में ये विश्वास जताना है कि हम एक बड़े कारण की वजह से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो कारण हमारी जनता है, महाराष्ट्र की धरती पुत्र हैं, महाराष्ट्र की महिलाएं हैं, महाराष्ट्र के युवा हैं, महाराष्ट्र के हमारे किसान हैं, और महाराष्ट्र में जो हम देख रहे हैं ओबीसी बना मराठा, हम देख रहे हैं किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई है। फर्स्ट टाइम हमने देखा होगा कैसे महिलाओं के साथ अनादर हो रहा है। ये मुंबई जैसे शहर में हो जाना दुख होता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो जनता भी देख रही है और जनता भी समझ रही है, और वो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हुए हम काम करेंगे। नो ओवर कॉन्फिडेंस, लाइक आई सेड, कॉन्फिडेंस, but a confident confidence simply because of the people of the state. So we had a fantastic conversation with Priyanka Chaturvedi where she has said that नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, और हिंदुत्व के मुद्दे पर ऑपोजिशन हमलावर रहेगा बीजेपी पर, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व की परिभाषा नहीं है, हिंदुत्व की परिभाषा उससे बहुत बड़ी है। तो हमने कोशिश करी कि प्रियंका चतुर्वेदी के ज़रिए समूचे विपक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।